Fundamental principles of insurance. So there is a very well-known phrase, we usually call it uber me fide, which usually means utmost good faith. तो हम जब भी इंश्योरेंस परचेस करते हैं, so इंश्योरेंस परचेस करते टाइम हम अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड करते हैं. लाइक इफ दे आस्क अस कि डू यू कंज्यूम टोबैको, तो हम उसका एक करेक्ट आंसर देते हैं. अगर हम लोग टोबैको यूज करते हैं तो हमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा पे करना होगा, बिकॉज हेल्थ खराब होने के या डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. और वहीं पे अगर हम लोग टोबैको कंज्यूम नहीं करते हैं तो हमारा प्रीमियम थोड़ा सा कम लगेगा. सो दे कैन बी सम पीपल हु थिंक कि वो टोबैको कंज्यूम करते हैं, बट वो ये बोल के कि वो टोबैको नहीं कंज्यूम करते हैं अपना प्रीमियम कम करवा लेंगे. सो दिस शुड नॉट बी डन, बिकॉज देयर इज अ टेंडेंसी बिहाइंड एवरी इंश्योरेंस विच सेज कि हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर इंफॉर्मेशन है और हम आप पे पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. So let in for utmost good faith, a legal doctrine which governs insurance contracts. Full disclosure is crucial. तो full disclosure आपको देना ही होगा. आप अपने बारे में जो भी चीजें बता रहे हैं that should be very much correct, and हम अपने बारे में कोई भी गलत information या कुछ information को hide नहीं कर सकते हैं. So both the parties must make a full declaration of all the material facts in the insurance proposal. नाउ अगर आगे चल के ऐसा कोई सिनेरियो आता है जहां पे पर्सन का हेल्थ इंश्योरेंस था और वो बीमार पड़ जाता है, लेकिन ही मेंशन्ड दैट ही डज नॉट कंज्यूम टोबैको, बट बाद में पता चलता है बिकॉज ऑफ टोबैको ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. सो नाउ अब उसे सम इंश्योर देना है या नहीं देना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, because that person didn't share every detail about himself correctly to the company. So the claim can also be rejected in this condition. सेकेंड इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट. तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो हम उसी असेट का इंश्योरेंस कराते हैं जिसके खोने से हम कुछ फाइनेंशियल लॉस को फेस करते हैं. सो अगर हेल्थ की आप बात करें तो अगर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो वी आर सफरिंग फ्रॉम सम फाइनेंशियल लॉस इन दिस कंडीशन. हमें कुछ हॉस्पिटल एक्सपेंसेस पे करने होंगे. इवन अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, सो द फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल लॉस बिकॉज द अर्निंग मेंबर इज नो मोर. सो जब भी किसी भी फैमिली का या जब भी किसी पर्सन का कुछ फाइनेंशियल लॉस होता है तो उस एसेट जिससे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उसका इंश्योरेंस हम लोग करवाते हैं. नाउ कंसेप्ट्स इन इंश्योरेंस. सो देयर आर टू कंसेप्ट्स इन इंश्योरेंस व्हिच वी नीड टू नो. वन इज इंडेमनिटी इंश्योरेंस, सेकंड इज बेनिफिट इंश्योरेंस. Indemnity is defined as a duty to make good any loss, damage or liability incurred by another. For example, health insurance. तो indemnity insurance वो insurance होता है जहां पे जो अमाउंट कंपनी को पे करना होता है वो फिक्स नहीं होता है. दैट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड दैट डिपेंड्स टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस. तो हेल्थ इंश्योरेंस में अगर हमने 5 लाख रुपीज का सम इंश्योर्ड लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम जब भी हॉस्पिटलाइज हो हमारे एग्जैक्ट 5 लाख रुपीज का एक्सपेंस हो. कभी हो सकता है हमारा एक्सपेंस सिर्फ 1 लाख रुपीज का हो, तो उस कंडीशन में वो कंपनी हमें 1 लाख रुपीज ही पे करेगी. और कभी हो सकता है हमारा एक्सपेंस 10 लाख रुपीज का हो जाए. उस कंडीशन में जो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है उतना मनी हमें प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज 5 लाख रुपीज. तो इट कैन बी लोअर देन 5 लाख रुपीज और मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज. इतना मनी हमें वो कंपनी प्रोवाइड करेगी. सो हेल्थ इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडेमनिटी इंश्योरेंस. Any indemnity policy will require a determination of actual loss. तो यहाँ पे actual loss पता होना चाहिए. 1 लाख का है, 2 लाख का है, 3 लाख का है. अगर हम लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने आए हैं और ये हमें पता चलता है थ्रू अ बिल. Actual loss suffered by the insured person before a payout of a claim is made under the indemnity policy. तो यहाँ पे actual loss पता करना जरूरी होता है. सेकेंड इज बेनिफिट इंश्योरेंस. बेनिफिट इंश्योरेंस में जब भी वो इवेंट अकर होता है तो जितना भी उन्होंने प्री डिफाइंड अमाउंट बोला था वो पूरा का पूरा पे कर दिया जाता है, बिकॉज उसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं है. सो व्हेन इट हैज टू बी मेजर्ड और जितना एक्सपेंस हुआ है उतना ही पे इंश्योरेंस कंपनी को करना पड़ता है, दैट इज इंडेमनिटी इंश्योरेंस. और जब आप उसके लॉस को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं तो जैसे ही वो इवेंट होता है जितना भी सम अश्योर्ड होता है वो पूरा का पूरा सम हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं. So this is benefit insurance. A fixed sum of money based on pre-estimated amount of loss will be paid on the happening of a covered event. For example, life insurance. तो अगर किसी ने 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लिया है और उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ दे दिया जाएगा. ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, आप बताओ हम उतना ही पे करेंगे. मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़
ऐसा नहीं होगा, 1 करोड़ का इंश्योरेंस है तो पूरा 1 करोड़ मिलेगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस अगर 5 लाख रुपीज का है और अगर कोई पर्सन बीमार होता है और उसको सिर्फ 2 लाख रुपीज का एक्सपेंस होता है, तो उसे पूरा 5 लाख नहीं मिलेगा, उसे मैक्सिमम ऑफ 5 लाख मिलेगा। बट जो एक्चुअल एक्सपेंस है अगर वो उससे कम है तो उसे वो कम वाला अमाउंट दिया जाएगा। Next is subrogation. So subrogation means that the insurance company will provide the full claim to the insured person in the occurrence of the event, but then the insurance company steps into the shoes of the insured person and will take the action that the insured person would have taken. इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्सन का एक्सीडेंट होता है और वो इंश्योरेंस क्लेम करता है, तो अगर उसका इंश्योरेंस नहीं होता तो सामने वाली पार्टी से मनी क्लेम करता, लेकिन बिकॉज उसका इंश्योरेंस है वो ये सब काम नहीं करेगा। तो उसने इंश्योरेंस करा लिया और उसने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया टू द इंश्योरेंस कंपनी। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो क्लेम क्लियर कर देगी और वो सामने वाले पर्सन को मनी दे देगी, लेकिन उसके बाद वो अगर इंश्योरेंस नहीं होता तब वो पर्सन क्या करता, वो सोचेगी और उस पर्सन के बिहाफ पे वो दूसरे पर्सन पे क्लेम करेंगे जिसने वो एक्सीडेंट किया है, एंड देन द इंश्योरेंस कंपनी विल डू दैट वर्क दैट वुड हैव बीन डन बाय द इंश्योर्ड पर्सन इन केस उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ होता तो। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको सामने दिख रहा होगा दैट देर हैपेंड अ कार एक्सीडेंट। सो दिस इज एन इवेंट था कार एक्सीडेंट। जैसे ही कार एक्सीडेंट हुआ तो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने अपना मनी क्लेम किया फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। सो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट्स द पॉलिसी होल्डर, उन्होंने उसका क्लेम पूरा क्लियर कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा कैसे रिकवर करेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को स्यू करेगी जिस पर्सन की फॉल्ट थी। सो द एट फॉल्ट ड्राइवर को वहां पे स्यू किया जाएगा फॉर द डैमेजेस। सो दिस टर्म इज नोन एज सब्रोगेशन। सो इवेंट अगर होता है तो इवेंट होने पे पेमेंट पूरा दिया जाएगा, पेमेंट होने के बाद जिसकी गलती थी इंश्योरेंस कंपनी उससे पैसा वसूल भी कर लेगी। नेक्स्ट टर्म इज कॉन्ट्रीब्यूशन। When the insured person has more than one insurance policy covering the same risk, contribution is the right of one insurer to get a proportionate share of the claim payable to the insured person. तो अगर एक से ज्यादा इंश्योरेंस आप करवा लेते हो, लेट्स से आपने HDFC से भी इंश्योरेंस कराया है, आपने LIC से भी इंश्योरेंस कराया है, तो 2-3 अलग अलग कंपनी से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडेमनिटी पॉलिसीज as the loss amount is ascertainable and the total claim amount cannot exceed the ascertained loss. तो लेट्स से आपने हेल्थ पॉलिसी ली थी, तो वो जो हेल्थ पॉलिसी है उस हेल्थ पॉलिसी को हम लोग प्रोपोर्शनेट शेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स से आपने 5 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है एक कंपनी से और 5 लाख रुपीज का ही हेल्थ इंश्योरेंस लिया है दूसरी कंपनी से, ये सोचते हुए कि कभी एक ही कंपनी से हमने 10 लाख रुपीज का ले लिया और अगर उसने क्लेम क्लियर नहीं किया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अब आपका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आए हैं 2 लाख रुपीज, तो जब 2 लाख रुपीज आए हैं तो आप 2 लाख किसी एक कंपनी से क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का फैक्टर आ जाएगा और कंट्रीब्यूशन फैक्टर के अकॉर्डिंग आप दोनों कंपनी से, क्योंकि आपने दोनों में 50-50% से इन्वेस्टमेंट किया है, सो ये जो आपका एक्सपेंस हुआ है ये भी 50-50 डिवाइड हो जाएगा। तो 1 लाख आपको पहली इंश्योरेंस कंपनी से मांगना पड़ेगा और 1 लाख आपको दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से मांगना पड़ेगा। सपोज आप ये पूरा 2 लाख एक ही कंपनी से क्लेम कर लेते हो, तो ये सेकेंड कंपनी हैज द राइट कि वो 1 लाख रुपीज दूसरी कंपनी से खुद ही मांग ले। सो दे कैन क्लेम दिस 1 लाख रुपीज फ्रॉम दी अनदर कंपनी और फिर ये आपको पूरा का पूरा 2 लाख रुपीज का क्लेम क्लियर कर देंगे। सो दिस इज हाउ कॉन्ट्रीब्यूशन वर्क्स। So when the insured person has more than one insurance policy covering the same risk, contribution is the right of one insurer to get a proportionate share of the claim payable to the insured person. The concept of contribution is applicable only to indemnity policies. ये सिर्फ indemnity policies like health insurance पे applicable होगा, ये life insurance पे applicable नहीं होगा। तो अगर आपने दो अलग अलग कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस कराया है 1 लाख रुपीज का, तो पर्सन की डेथ होने पे पूरा 2 लाख रुपीज आपको टोटल मिल जाएगा, 1 लाख फ्रॉम वन कंपनी, 1 लाख फ्रॉम अनदर कंपनी। देन देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी नेम्ड कोपे। Copay is the proportion of the claim amount which will be met by the insured person. For example, if the insured person has agreed on a copay of 15% and the ascertained claim amount is rupees 2 lakh, तो 2 लाख रुपीज का आपने क्लेम किया है लेकिन आपका कोपे है 15% का। इसका ये मतलब हुआ कि 2 लाख का 15% दैट इज 30,000 का अमाउंट आपको बेयर करना पड़ेगा। तो पूरा 2 लाख कंपनी बेयर नहीं करेगी, 2 लाख का 15% आपको बेयर करना पड़ेगा।
जो इंश्योरर है वो सिर्फ बैलेंस अमाउंट दैट इज 1,70,000 को बेयर करेगा। तो कोपे जितना कम हो उतना अच्छा। अगर कोपे बिल्कुल भी नहीं है तो ये तो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज ये पूरा 2 लाख का क्लेम वो इंश्योरेंस कंपनी को बेयर करना पड़ेगा और आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई बार ये कोपे वाला जो फैक्टर होता है ये कंपनीज इंट्रोड्यूस करती है टू रिड्यूस योर प्रीमियम। तो अगर आपका प्रीमियम यूजुअली 8,000 रुपीज पर एनम पड़ता है, तो अगर आप कोपे वाला फैक्टर को इंक्लूड कर देते हो, लेट्स से 15% कोपे हो जाता है, तो आपका प्रीमियम 8,000 से रिड्यूस होकर 6,000 हो जाएगा। तो यानी तो आप पूरा 8,000 भरो और जब भी इवेंट अकर होगा उस टाइम पे वो कंप्लीट अमाउंट वो कंपनी देगी, या आप सिर्फ 6,000 रुपीज पे करो। लेकिन अगर वो इवेंट अकर होता है तो उसका 15% आपको भी पे करना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं को पे। Next is deductible. Deductible is that portion of the claim that is paid by the insured person after which the claim becomes admissible. For example, car insurance in India has a compulsory deductible of rupees 1,000 for cars with an engine capacity up to 1600 cc. So अगर आप जो प्रीमियम पे करते हो वो 8,000 रुपीज पर एनम का है, और आपकी जो कार है, जिस कार का आपने इंश्योरेंस कराया है, वो 1600 सीसी से कम का इंजन रखती है, तो इंजन कैपेसिटी इज लेस देन 1600 सीसी, इस कंडीशन में आपको डायरेक्टली 1000 का डिडक्टेबल मिल जाएगा। तो आपको 7000 ही पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 8000। तो आपका अमाउंट रिड्यूस होकर हो जाएगा रुपीज 7000। दिस इज नोन एज डिडक्टेबल। नेक्स्ट टर्म इज कैशलेस claim payment. An arrangement where the insurer approves the claim amount as soon as the bill is submitted to the insurer and the payment is made by the insurer directly to the hospital or garage is very convenient for the insured person. So ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो भी रिसेंट टाइम्स में इंट्रोड्यूस हुई है, कैशलेस क्लेम पेमेंट। तो यहाँ पे आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो आपका जो भी बिल बनता है वो बिल आप सीधा इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करो और इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे कर देगी, आपको बीच में कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे इन केस ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस तो सीधा गराज के पास पेमेंट पहुंच जाएगा और आपको गराज को भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज कैशलेस पेमेंट क्लेम। नाउ देयर इज वन मोर रूल दैट हैज बीन पास्ड इन 2015 which says the life insurance contract not to be called in question after 3 years on any grounds। तो अगर आपने 3 साल तक लगातार प्रीमियम पे किया है और आपने कोई एक लाइफ इंश्योरेंस परचेस किया है, तो पर्सन की डेथ होने पे इंश्योरेंस कंपनी कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती और उसे लाइफ इंश्योरेंस का पैसा पे करना ही होगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन रेज करना है वो आपको 3 साल के अंदर अंदर करना है। तो अगर 3 साल का प्रीमियम पे करने के पहले ही पर्सन की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में द क्वेश्चन कैन बी रेज। अगर 3 इयर्स तक आपने प्रीमियम टाइम टू टाइम पे किया है तो आपके उस प्रीमियम पे कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं किया जा सकता और लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम आपको डेफिनेटली ही मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच यूजुअली पीपल डू नॉट नो, और वो लाइफ इंश्योरेंस लेने से डरते हैं कि कभी अगर हमारा क्लेम पास नहीं हुआ हमारे जाने के बाद तो फैमिली को परेशानी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 3 इयर्स तक का अगर आपने सिर्फ टाइम पीरियड स्पेंड कर लिया है, 3 इयर्स के बाद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे, एंड ऑन एनी ग्राउंड्स दे विल हैव टू क्लियर द कंप्लीट क्लेम दैट हैज बीन आस्क्ड। Then the role of insurance in the personal finance. Insurance removes the risk to the income of a household from situations such as loss of income, reduction in income, and an unplanned and unexpected charge on the income which will upset the personal financial situation of the household. तो आप एवरी मंथ आपने एक प्लान करके रखा है कि हमें 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, 20,000 रुपीज स्पेंड करने हैं और रिमेनिंग 10 to 20,000 रुपीज अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में खर्च करने हैं। तो अलग अलग आपकी प्लानिंग होती है और अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है तो हमारी पूरी प्लानिंग खराब हो जाती है। तो इस टाइप के एक्सपेंसेस में जहाँ पे आपका लॉस ऑफ इनकम हो सकता है, हमारी इनकम ही आना बंद हो गई, या रिडक्शन इन इनकम, आपको कोई ऐसा एक्सपेंस आ गया जो कि आपने नहीं सोचा था, और अनप्लान्ड चार्जेस अगर आपके ऊपर लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन को हार्म कर सकती है और आपने जो सोचा था वैसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे। तो इन सब चीजों से आपको इंश्योरेंस सेव करता है। सो इंश्योरेंस कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इनकम so that the financial goal are not at the risk. There is either a loss or reduction of the income or a large expense that has to be met out of the available income. Income is at the base of all the financial plans, and any event that will affect the income of the individual
will affect the achievement of the goals that the financial plan seeks to achieve. Some insurance policies include a saving component along with the risk protection. The premium collected will be higher in this case. तो कई सारे ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जो कुछ सेविंग कंपोनेंट भी उसमें इंक्लूड करते हैं। तो अगर पर्सन की डेथ होती है उस कंडीशन में तो फैमिली को मनी मिल जाएगा। अगर पर्सन की डेथ नहीं होती है तो उस पर्सन को एक सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेगा, और ये जो सर्वाइवल बेनिफिट है ये इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स उसे मिलेगा। तो ही विल गेट द एक्यूमुलेटेड प्रीमियम्स जो उसने ऑलरेडी पे कर दिए थे। वी ऑल्सो यूजुअली कॉल इट द मनी बैक पॉलिसी। तो ऐसे कई सारी पॉलिसीज होती हैं जो आपको इंश्योरेंस के साथ साथ या रिस्क फैक्टर के साथ साथ सेविंग कंपोनेंट भी देते हैं। So that is it from this video. We'll continue this chapter in the next video. Thank you.